हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग यूनिट 5 देख रहे थे क्या, मध्य प्रदेश एवं भारत की संवैधानिक व्यवस्था। और आज हमारा टॉपिक क्या है, संवैधानिक संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, संवैधानिक संशोधन है क्या। सबसे पहले सिंपल सा संशोधन है क्या, तो भारतीय संविधान में यानी कि मूल संविधान में बदलते परिवेश, ठीक है, बदलते परिवेश के मद्देनजर यानी कि बदलते परिवेश के साथ साथ संविधान में कुछ परिवर्तन करना, ये क्या कहलाता है, संविधान संशोधन कहलाता है। ठीक है, बदलते परिवेश, समाज की प्रकृति, देश की प्रकृति, मांग के अनुसार, जनता के हिसाब से या फिर राज्य के अनुसार क्या संविधान, मूल संविधान में परिवर्तन करना ही संवैधानिक संशोधन है। लेकिन देखिए, आपने सुना होगा कि मूल संरचना पे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस पे मूल संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संविधान संशोधन होते क्या है। यानी कि संविधान में बदलते परिवेश या समाज या देश की मांग के अनुसार परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, संवैधानिक संशोधन कहलाता है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये किसके द्वारा किया जाता है, ये संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अब इसका वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद और किस भाग में, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, किसमें 368 आर्टिकल में। ठीक है, बहुत ही आईएमपी याद रखना। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये किस देश से ग्रहण किया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में ये भी पूछते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बेसिकली संवैधानिक संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान में कहां पर दिया है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया है। अब हम लोग देखेंगे संविधान में जो परिवर्तन होते हैं बहुमत के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, सबसे पहले हम देखेंगे साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। दूसरा क्या है, विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन, इससे विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। और तीसरा क्या कहलाता है, अति विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। ठीक है, अति विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। ठीक है, जो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत क्या है, इसमें ऐसे संशोधन के लिए दोनों सदनों में, किसमें, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान देने वाले, उपस्थित एवं मतदान देने वालों का कितना, आधे से अधिक। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोलूं कि मान लीजिए कि जो हमारी संसद होती है उसमें यदि टोटल जितने भी मेंबर उपस्थित है, मान लीजिए हमारी, देखो लोकसभा कितने, 545 है। ठीक है, और उसमें से यदि आधे भी उपस्थित है, 250 उपस्थित है, और 250 में से मतदान कर दिया सारे लोगों ने, और किसने 125 लोगों ने उसमें हाँ कर दिया, तो संविधान संशोधन हो सकता है। तो ये क्या होगा, साधारण बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत क्या होता है, देखिए विशेष बहुमत क्या है, उपस्थित एवं मतदान देने वालों का आधे से अधिक, उपस्थित एवं मतदान देने वालों का आधे से अधिक हो, और वह संख्या किससे अधिक होना चाहिए, 273 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मान लीजिए, अब देखिए इसको समझते हम लोग। मान लीजिए लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित हैं, 400 सदस्य उपस्थित हैं। ठीक है, इसके 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, 2/3 जितनी भी होती हो, और उसकी, और ये वाली संख्या किससे अधिक होना चाहिए, 273 से अधिक होना चाहिए। या तो ये संख्या अधिक हो या फिर 273 से अधिक हो। उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, विशेष बहुमत में रखा जाता है। और अति विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। इससे आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होना चाहिए। ठीक है, इसका वर्णन कहां पर है, कौन से अनुच्छेद में, 368 के 2 में है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और जो अति विशेष बहुमत है, यह संघात्मक ढांचे के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, भारत के संघात्मक ढांचे को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कितने प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, 3 प्रकार के बहुमत से, साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान देने वालों को आधे से अधिक, विशेष बहुमत, उपस्थित एवं मतदान देने वालों के आधे से अधिक प्लस, या 273 से अधिक,
क्या होना चाहिए वहां पे, सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और अति विशेष बहुमत क्या है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से भी अनुमति मिलना चाहिए, ठीक है, या रेक्टिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुसमर्थन मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साधारण बहुमत के माध्यम से कौन कौन से परिवर्तन या संशोधन किए जाते हैं। साधारण बहुमत ये भी प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, कौन कौन से किए जा सकते हैं, इसके आर्टिकल है क्या, 2, 3, 4, ठीक है, 75, 97, 105 का 3, 106, 125 और 148, इन सब में यदि परिवर्तन करना है तो आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि मैं इसको बोलूं कि कौन कौन से विषय जो साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं, सबसे पहले, ठीक है, राज्य विधान परिषद का निर्माण करना। क्या, राज्य विधान परिषद का निर्माण करना, किसी भी राज्य की विधान परिषद में यदि बनाना है, उसका निर्माण करना है तो हमको कौन सी बहुमत की आवश्यकता होगी, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, ठीक है। यदि नए राज्यों का प्रवेश करना है उसको भारतीय संघ में, ठीक है, उसका नाम परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो किस बहुमत से होगा, वो साधारण बहुमत से होगा। देखिए 2014 को, 2 जून 2014 को, ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश और क्या तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है, तो इसके लिए भी कौन सा बहुमत यूज हुआ होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सीमा को परिवर्तन किया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमा अलग होगी और तेलंगाना की सीमा अधिक अलग होगी, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें दूसरी अनुसूची में परिवर्तन करना हो, कौन सी, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची बताइए कौन सा होगा, दूसरी अनुसूची, ठीक है, दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, पहली अनुसूची तो क्या है, भारत और राज्यों का संघ, क्या है, भारत और राज्यों का संघ, यानी कि कितने राज्य होंगे पहली अनुसूची में, क्या है, पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची क्या बोलती है, प्रमुख संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, इसके प्रमुख संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में। तो इसमें परिवर्तन करना है तो कौन सा बहुमत यूज करना पड़ेगा हमको, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करना पड़ेगा। तीसरा इसमें देखते हैं संसद की गणपूर्ति, ठीक है, जो संसद है उसमें गणपूर्ति यानी कि कोरम, कोरम किस में दिया हुआ है, 100 में दिया हुआ, आर्टिकल 100 में, ठीक है। साथ ही संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ठीक, राज्य भाषा का प्रयोग संबंधी, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विषय होंगे वो साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके पश्चात देखेंगे हम लोग विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन कौन कौन से। सबसे पहले इसके आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से आर्टिकल होंगे जो विशेष बहुमत से होंगे। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक वर्णन इनका संविधान में, 12 से लेकर 35 तक के। इसमें यदि परिवर्तन हो रहा है तो किस कौन से बहुमत से होगा, वो विशेष बहुमत से होगा, ठीक है। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ 36 से लेकर के 51 तक के, इन सब आर्टिकल में परिवर्तन करना है तो हमको कौन सी बहुमत की आवश्यकता होगी, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, ठीक है। साथ ही इसमें कौन से आते हैं विशेष बहुमत में, वे सभी प्रावधान जो सामान्य बहुमत और अति विशेष बहुमत में शामिल नहीं है, एज इट इज यही की यही लाइन लिखी हुई है किसमें, संविधान में। तो ये 3 प्रकार के इसमें प्रावधानों को रखा गया, 3 प्रकार, ठीक है, कौन से, मौलिक अधिकार, DPSP और ऐसे कुछ प्रावधान जो सामान्य बहुमत में नहीं है और ना ही अति विशेष बहुमत में है, तो उन्हें कौन से बहुमत से पारित किया जाएगा, विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। अब अति विशेष में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रावधान है। सबसे पहले देख लेते हम लोग राष्ट्र अति विशेष बहुमत, यानी कि ऐसे बहुमत, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से राज्यों पर भी क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, या फिर राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया संबंधी विषय, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिकी शक्ति पर विस्तार, संघ एवं
राज्यों की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार भी किसमें है, अति विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी यदि इसमें परिवर्तन करना है तो। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में यदि आपको चेंजेस करने हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में आपको चेंजेस करने हैं तो कौन से बहुमत से करना पड़ेगा आपको, अति विशेष बहुमत से। चौथा इसके में हो जाएगा क्या, सातवीं अनुसूची में परिवर्तन। ठीक है, सातवीं अनुसूची क्या है, तीन प्रकार के विषय हमारे यहाँ दिए गए हैं। कौन से, केंद्र सरकार के विषय, राज्य सरकार के विषय और समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनमें यदि परिवर्तन करना है, या फिर राज्य सूची के सब्जेक्ट को केंद्र में बदलना है तो उसके लिए हमको कौन से बहुमत की आवश्यकता होगी, अति विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको मैं सातवीं अनुसूची विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। फिर क्या है, पांचवा, संसद में नए राज्यों का प्रतिनिधित्व। या संसद में यदि नए राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व कम ज्यादा करना है तो उसके लिए भी परिवर्तन किसके माध्यम से किए जाएंगे, अति विशेष बहुमत के माध्यम से किए जाएंगे। और स्वयं अनुच्छेद 368 में यदि कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, आपने सुना होगा संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था, इसकी हेडिंग को संसद की शक्ति, किसको, संविधान परिवर्तन की शक्ति। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अति विशेष बहुमत से पारित होने वाले प्रमुख सब्जेक्ट या फिर विषय हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान। दूसरा क्या हो जाएगा, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति में विस्तार करना। तीसरा क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में यदि आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो भी किससे होंगे, अति विशेष बहुमत से। सातवीं अनुसूची में यदि आपको परिवर्तन करना है तो वो भी किसके माध्यम से होगा, अति विशेष बहुमत के माध्यम से होगा। और पांचवा क्या हो जाएगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आपको कम ज्यादा करना है तो वो भी अति विशेष बहुमत से होगा। और साथ ही अनुच्छेद 368 में कुछ परिवर्तन करना है तो भी वह अति विशेष बहुमत की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये 3 संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन के लिए जो भी विवाद उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, यानी कि संसद के द्वारा ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं संविधान के जिनको हम आसानी से बदल सकते हैं। तो प्रमुख वादों के माध्यम से, वाद यानी कि केस आए थे, ठीक है, प्रमुख केस के माध्यम से न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर कहा है कि भारतीय संसदीय प्रक्रिया में संसद के द्वारा संविधान के प्रत्येक भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसने कुछ सिद्धांत दिए हैं। अब उन सिद्धांतों का जो हम क्रोनोलॉजी है प्रमुख वादों या फिर वाद यानी कि केस के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से केस हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक केस आया था 1951 में, चंपक बनाम मद्रास राज्य, चंपक दोराइजन केस इसको बोलते हैं, दोराइजन केस, चंपक दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। इस मामले में क्या था, सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समता के अधिकार के आधार पर अवैध घोषित किया था। यानी कि इसमें क्या बोला था, जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण है उसको समता के आधार पर, समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 के आधार पर उल्लंघन माना था। कहा था कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समानता रखता है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कर दिया था, ऐसे आरक्षण को उन्होंने क्या कर दिया था, वैध कर दिया था। संसद ने प्रथम संविधान संशोधन कर आरक्षण को क्या माना था, वैध माना था। ठीक है, ये क्या हो गया, चंपक दोराइजन बनाम मद्रास केस कब आया था, 1951 में। किससे संबंधित है, ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है। कहां पे, शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा केस बना था कौन सा, सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, ये भी कब आया था, 1951 में आया था। इसमें क्या कहा था, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन माना जाएगा। क्या बोला था, 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन माना जाएगा, लेकिन वह आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। आप संविधान संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसको अनुच्छेद 13 के अधीन उसको क्या नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। किसमें बोला था ये, शंकरी प्रसाद में। मान लीजिए आपने कोई भी कानून में परिवर्तन किया है लेकिन वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा।
कौन से केस में बोला था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के केस में बोला था। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोला था कि जो संसद है मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, या फिर संसद के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ये बोला था। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? संसद के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है वो, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। किसमें बोला था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। तीसरा केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान कब आया था? 1965 में। और इसके तहत क्या था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के तहत इसमें क्या बोला था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मतलब एज इट इज शंकरी प्रसाद वाले निर्णय को इन्होंने क्या रखा था? सेम रखा था। ठीक है, कि शंकरी प्रसाद में भी बोला था कि भारतीय संसद किसी भी मतलब कि भारत के संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। एज इट इज दूसरे वाले केस सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज बोला कि भारत जो संसद है वो भारतीय संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। इसके पश्चात अगला केस देखते हैं हम लोग, कौन सा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बहुत ही आईएमपी है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कब आया था ये केस? 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में। और इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो संसद है वो संविधान के भाग 3 में उसको संशोधन करने का अधिकार नहीं, यानी कि मौलिक अधिकार में वह संशोधन नहीं कर सकती है। और जो संविधान संशोधन 368 है उसे क्या माना जाएगा? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या माना जाएगा? विधि माना जाएगा। इसमें बोला ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। इसमें इससे पूर्व के जो निर्णय थे कौन से? शंकरी प्रसाद और सज्जन प्रसाद के जो केस था, सज्जन सिंह का जो केस था, उसके निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णयों को क्या कर दिया? उलट दिया। और क्या बोला उसने कि संसद को भाग 3 में संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है, यानी कि अमेंडमेंट नहीं कर सकती किसमें? भाग 3 में। और संविधान संशोधन को यानी कि अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना जाएगा। और यह निर्णय किसके द्वारा दिया गया था? सुब्बा राव के द्वारा। किसके द्वारा? सुब्बा राव, भारत के चीफ जस्टिस से तत्कालीन। ठीक है, और ये 11 सदस्यीय क्या बनी थी? 11 सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ बनी थी, उसके माध्यम से यह निर्णय दिया गया था। और इसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए कौन सा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, कब? 1971 में। कब लाया गया? 1971 में। और क्या कहा गया इसमें? क्या कहा गया? मैंने आपको जैसे बताया था अनुच्छेद 368 में ही परिवर्तन कर दिया गया। जो हमारा शीर्षक था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होगी। ये क्या कर दिया? इसका शीर्षक को चेंज कर दिया गया। किसके माध्यम से? 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब हुआ था? 1971 में। बहुत ही आईएमपी डेट, क्योंकि हम लोग प्रमुख संविधान संशोधनों को भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। जहां तक के हो जाएगा वहां तक के, बाकी सेपरेट लेक्चर आएंगे मेरे 3 संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान में जो संशोधन हुए वो इन्हें दर्शाता है। ठीक है, या फिर ये वाले संविधान संशोधन बहुत ही आईएमपी हो जाते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये हो गया क्या? 24वां संविधान संशोधन। किसको? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को नजर में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने 24वां संविधान संशोधन लाया। और उन्होंने क्या बोला? जो हमारा शीर्षक है 368 का, क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इस शीर्षक को बदल करके उन्होंने क्या बोला? संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। इसके पश्चात 1973 में अब बहुत ही बड़ा केस आया एक, और
भारतीय संविधान की न्यायिक प्रक्रिया एवं निर्वाचन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण केस हो जाता है। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही आईएमपी 1973, इसकी डेट आपको याद रखना है। और इस केस की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस सीकरी थे। कौन थे? जस्टिस सीकरी थे। अब इसमें क्या बोला? देखिए, इसमें ये बोला कि संसद के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी भाग में, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। ठीक है, पूरे के पूरे 392 आर्टिकल को क्या कर सकती है? वो चेंज कर सकती है। कौन? संसद। लेकिन जो परिवर्तन किए जाएंगे वो मूल भावना, मूल अवसंरचना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। किसे? जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी राज्य को लेकर के संविधान के साथ, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा किसने बोला? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है, और क्या बोला कि इसमेमें ये बोला कि जो अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 को संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। ठीक है, बहुत ही आईएमपी केस है, आप सुनिएगा, ये आपको मैं समझा ही रहा हूं, लेकिन आप इसकी डेट याद रखिएगा। कब? 1973 में केशवानंद भारती बना केरल राज्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कि भारतीय संसद के द्वारा भारत के संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। लेकिन परिवर्तन करने के पूर्व आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहीं भारतीय संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। अब मूल संरचना में कौन कौन से तथ्य शामिल होंगे? अब इसका भी डिसीजन किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ही क्यों करेगी? क्योंकि संविधान की व्याख्या करने एवं उसके व्याख्या या निर्वचन करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम समय समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से आपको बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत बताएंगे। इसने बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो कौन कौन से मूल संरचना के प्रमुख सिद्धांत? सबसे पहले तो संविधान की सर्वोच्चता, कि भारत में कौन सर्वोच्च है? ना तो संसद सर्वोच्च है, ना ही प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च है। जहां पे संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संविधान सबसे ऊपर आता है। ठीक है, इसके पश्चात विधि का शासन होगा, कानून का शासन, इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने कार्यक्षेत्र में करेंगी। ठीक है, कोई भी एक दूसरे की शक्तियों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा या कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अन्य सिद्धांत देख लेते हम लोग। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, या फिर लोकतंत्र प्रणाली को भी परिवर्तन नहीं कर सकते आप। संसदीय सरकार प्रणाली को भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए, दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया। ठीक है, तो हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके पश्चात न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनरावलोकन को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है और उसके पुनर्विलोकन की जो शक्ति, आप उसको भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। साथ ही संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति को भी आप, सीमित जो शक्ति है वह भी आईएमपी है। पंथ निरपेक्षता। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत, ये सब किस में आ जाते हैं? प्रमुख मूल अवसंरचना में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? केशवानंद भारती बना भारत तो केरल राज्य। अब इसके पश्चात देखिए कि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य केस के पश्चात 1976 में अमेंडमेंट किया गया 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही आईएमपी है, 50 मतलब
42 संविधान संशोधन लाया गया कब 1976 में। और इसमें क्या बोला, इसमें दो क्लॉज को जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 368 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 368 का 5 जोड़ा गया। 304 क्या बोलता है, 304 कहता है कि संसद द्वारा, जो भी है, संसद द्वारा संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो संशोधन हो रहा है उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन सा आर्टिकल बोलता है ये, 368 का 4 बोलता है। और 368 का 5 क्या बोलता है, संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता है। जो संविधान संशोधन की शक्ति है किसके पास, संसद के पास, उसे सीमित नहीं किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल बोलता है, 368 का 5 बोलता है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या था, ये सब जो संशोधन थे ये बेसिक स्ट्रक्चर के क्या थे, विरुद्ध थे या मूल संरचना के खिलाफ थे। तो 1980 में पुनः एक केस आया, मिनर्वा मिल बनाम भारत राज्य। कौन सा आया, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ केस आया कब, 1980 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अनुच्छेद 368 का 4 और अनुच्छेद 368 का 5 ये भारतीय संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध है, अतः हम इसे क्या घोषित करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं। क्या घोषित करते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, या फिर उन्होंने कर ही दिया। ठीक है, सॉरी, उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया और आर्टिकल 368 के 4 और 368 के 5 को संविधान से हटा दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रमुख हमारे विभिन्न प्रकार के वाद जिनके माध्यम से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न होते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा या भारत के संसद के द्वारा यह विधायी प्रक्रिया के द्वारा किस किस प्रकार के संशोधन किस किस भाग में किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी केस है और ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या प्रमुख संवैधानिक संशोधन कौन कौन से, या भारत सरकार के या संसद के द्वारा कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, आईएमपी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आज क्या देखेंगे, आईएमपी संशोधन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा, पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब लाया गया था, 1951 में। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता एवं समानता, साथ ही संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने कुछ संबंधित व्यवहार थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और साथ ही इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, बहुत ही आईएमपी है ये, भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। इससे भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची, साथ ही न्यायिक जो पुनरावलोकन की शक्ति है उसे भी क्या किया गया, इसी के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और इसी में भूमि सुधार के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन को भी रखा गया था। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए स्टार्टिंग के 10 तो बहुत आईएमपी होते हैं जो पेपर में आते हैं। ये भी कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जनगणना के आधार पर जो हमारी जनगणना थी, जनसंख्या थी, उसके आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः स्थापित किया गया था। लोकसभा में जो हमारे प्रतिनिधित्व होते, जनप्रतिनिधित्व, उनकी संख्या को निर्धारित किया गया था। कब, दूसरे संविधान संशोधन 1952 के तहत। ठीक है, फिर तीसरा संविधान संशोधन हुआ कब, 1954 में। बहुत ही आईएमपी, डेट तो बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को, ठीक है, जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संवर्ती सूची है, खाद्यान्न, पशु के लिए चारा, कपास उत्पादन आदि को रखा गया। यानी कि समवर्ती सूची में नवीन विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि क्या, खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया। ठीक है, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को
लोकहित में समझकर सरकार उस पर क्या कर सके, नियंत्रण स्थापित कर सके। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस पर क्या बना सके, विधि बना करके खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित कर सके। किस अमेंडमेंट के तहत, 1954 के तृतीय अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, अब इसके पश्चात बहुत ही आईएमपी है एक, छठवां संविधान संशोधन। ठीक है, छठवां संविधान संशोधन। देखिए चौथा पांचवा उतना आईएमपी नहीं थे। ठीक है, छठवां देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा गया, संघ सूची में परिवर्तन कर अंतरराज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर कर लगाने का विधि बनाई गई। कौन सा संविधान संशोधन, छठवां संविधान संशोधन 1956। इसके अंतर्गत जो भी संघ सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, जो कर लगाए जाएंगे वस्तुओं पर, जो केंद्र लगाने का, जो वस्तुओं पर जो कर लगता है उसकी शक्ति किसको दी गई, संघ सरकार को दी गई। ठीक है, इसके पश्चात सातवां संविधान संशोधन कब, 1956। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आयोग बना था हमारा, अली फजल और हृदयनाथ कुंजरू की सदस्यता में। ठीक है, और एक सदस्य थे इसमें के एम पणिक्कर, मतलब फजल अली की अध्यक्षता के साथ दो सदस्य कौन थे, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, उसके अंतर्गत नवीन राज्यों को निर्माण संबंधी जो प्रारंभ में जो 3 प्रकार के राज्यों को श्रेणी में बांटा गया था, मतलब जो 3 प्रकार की श्रेणी थी राज्यों के लिए, उसको निरस्त करके कितने कितने राज्यों की सिफारिश की गई थी फजल अली आयोग के द्वारा, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और 3 राज्यों की श्रेणी को खत्म करके 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन कितने राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यही संविधान संशोधन है, कौन सा, सातवां संविधान संशोधन। बहुत ही आईएमपी हो जाता है। और इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। इसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, और भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और इसके लिए आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए किस व्यक्ति ने आंदोलन किया था, तो बहुत ही फेमस है वो व्यक्ति, पोट्टी रामल्लू ने। कितने दिन का, 55 से लेके 55 या 58 दिन का उन्होंने अनशन किया था। ठीक है, उस उनकी मृत्यु के पश्चात पर तत्कालीन गवर्नमेंट ने भाषा के आधार पर पहला राज्य का निर्माण किया था, उसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, ये हुआ क्या, फिर इसके पश्चात सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से ही राज्यों एवं केंद्र की विधान पालिकाओं में सीटों को भी क्या कर दिया गया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक है, क्या हो गया, ये सातवां संविधान संशोधन। इसके पश्चात आठवां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ही आईएमपी है। 1900 कब किया गया था, 1959 में। कब, 1959 में। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के जो निम्न सदन होते हैं, कौन से, यदि लोकसभा और विधान मंडल, ठीक है, या फिर विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीयों के लिए, क्या, आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों को कब तक के लिए, 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके लिए एसटी, एससी और जो आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए जो आरक्षण है, किसमें, लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी कि आर्टिकल 330 और 332 में परिवर्तन किया गया और 10 वर्षों के लिए इनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया। लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 104 संविधान संशोधन करके आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और एसटी एससी के आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसलिए आईएमपी हो जाता है, क्योंकि पहली बार 10 वर्षों के लिए आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया था, तो 8वां संविधान संशोधन। इसलिए 8वां संविधान संशोधन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको आईएमपी करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके पश्चात 9वां संविधान संशोधन, बहुत ही आईएमपी है। 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था कि संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन करके,
तो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या था कि 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तत्कालीन समय में इसमें परिवर्तन किया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्त के अनुसार बेरूवारी एवं खुलना क्षेत्र किसको दे दिए गए? बेरूवारी और खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। बेरूवारी और खुलना क्षेत्र किसको दे दिए गए? पाकिस्तान को दे दिए गए। बहुत ही आईएमपी है ये भी, क्योंकि हमेशा बेरूवारी केस चर्चे में रहा है। कब हुआ था बेरूवारी केस? 1960 में। और ये प्रस्तावना में परिवर्तन से संबंधित केस भी माना जाता है। कौन सा? बेरूवारी केस। ठीक है, आपको बताएंगे फिर किसी लेक्चर में। वैसे मेंस का टॉपिक हो जाता है क्या? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है तो कब किया गया था। ठीक है, बताएंगे आपको, मेंस वाला टॉपिक है। ठीक है, पुनः हम लोग आते हैं 10वें नंबर का जो संविधान संशोधन था 2022 के मेंस में पूछा है ये। ठीक है, तो इसके अंतर्गत या पुर्तगालियों के जो अंतर्गत जो क्षेत्र था वो था दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल करके, इसको दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल करके उसे किसका दर्जा दिया गया? यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, किसको? दादर एवं नागर हवेली को। ठीक है, ये हो गया क्या? आईएमपी। बहुत ही 10वां उन्होंने मेंस में पूछा है कि 10वां संविधान संशोधन क्या था। ठीक है, 2022 के मेंस में। ठीक है स्टूडेंट, उसमें हमारा इंटरव्यू कॉल है वैसे 2022 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन सा बहुत ही आईएमपी है। और एक 12वां संविधान संशोधन, कौन सा? 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, इसके अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में पुनः परिवर्तन किया गया। गोवा, दमन एवं दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत दर्जा दिया गया। गोवा एवं दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यूटी के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा एवं दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये भी। ठीक, 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम लोग ने किसको शामिल किया गया था? दादर एवं नागर हवेली को शामिल किया था। और 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? बताइए। गोवा एवं दमन एवं दीव को शामिल किया गया। ठीक है, फिर 13वां संविधान संशोधन, ये भी आईएमपी हो जाता है। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। कौन सा? 13वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत नागालैंड को विशेष प्रावधान से अपनाकर उसे एक नवीन राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? नागालैंड को। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड को राज्य बनाया गया। ठीक है, इसके पश्चात 14वां संविधान संशोधन। देखिए एक एक में इसलिए बता रहा हूँ, जो आईएमपी है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, कि पूछ सकते हैं वो लोग प्रीलिम्स में। कोई भरोसा नहीं है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, कभी भी वो सरप्राइज दे सकता है आपको, पेपर में भी और रिजल्ट में भी। ठीक है, तो 1963 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 14वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किसको शामिल किया गया? पुदुचेरी को। इसको पुदुचेरी को शामिल किया गया। और साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश में विधानपालिका के साथ साथ मंत्री परिषद की भी वहां पे स्थापना की गई। यानी कि वहां पर विधायिका होगी। कहां पर? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, लिख लीजिए आप, एचपी, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव में क्या केंद्र शासित प्रदेश में विधानपालिका की या फिर विधानपालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब इसके बाद बहुत ही आईएमपी और एक आर्टिकल अनुच्छेद आता है 15वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की सेवा मुक्ति है उसको 60 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 62 कर दिया गया। ठीक है, 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया। बहुत ही आईएमपी, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 15वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1963 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका जो कार्यकाल है 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 62 वर्ष तक के कर दिया गया। ठीक है,
इसके पश्चात अब हम लोग देखते हैं 16वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें शपथ के प्रारूप में परिवर्तन किया गया। इसमें क्या बोला गया, देश की संप्रभुता एवं अखंडता के मूल हितों को मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन किया। इसमें तीसरी अनुसूची हमारी क्या, शपथ संबंधी प्रावधान है। ठीक है, प्रमुख संवैधानिक पद अधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान है। इसका अपवाद क्या हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो शपथ है वो पृथक आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में परिवर्तन किया गया और इसमें परिवर्तन करके क्या बोला कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये लाइन जोड़ी गई। ठीक है, सभी संवैधानिक पद अधिकारियों के शपथ प्रारूप में क्या जोड़ा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को क्या रखूंगा, बनाए रखूंगा, ये जोड़ा गया। ठीक है, इसके पश्चात देखिए 18वां संविधान संशोधन, बहुत ही आईएमपी है ये भी। सारे वैसे तो संविधान संशोधन आईएमपी है, क्योंकि जब हम लोग राज्य पुनर्गठन पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये सब संविधान संशोधन आईएमपी हो जाते हैं। ठीक है, तो 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। ठीक है, क्या बोला गया कि पंजाबी क्षेत्र वाले को पंजाब नाम दिया गया और जहां हिंदी बोलते थे उसे क्या बोला गया, हरियाणा राज्य बोला गया। क्या बोला गया, हरियाणा राज्य बोला। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कौन सा राज्य बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। ठीक है, और साथ ही चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, अभी हाल ही में वहां के मेयर इलेक्शन में चंडीगढ़ बहुत ही चर्चे में था, इसलिए पूछ सकते हैं कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, तो 18वें संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत चंडीगढ़ को क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये होगा क्या हमारा 18वां संविधान संशोधन। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे 21वां संविधान संशोधन, बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, भाषाई संबंधी संशोधन है ये। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम 8वीं अनुसूची में एक नवीन भाषा को जोड़ा गया। कौन सी, 15वीं भाषा था, उसका नाम क्या था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये एक साथ आते हैं वैसे ये आर्टिकल, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 71 अमेंडमेंट के द्वारा, इसके द्वारा 71 अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो इसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। कौन सी, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा जोड़ी गई। देखिए मणिपुर बहुत ही चर्चे में रहा है अभी। मणिपुर से जितने भी आपको फैक्ट बन रहे हैं या मिल रहे हैं, आप उन्हें कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, तो और फिर इसके पश्चात 92वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002-3 में हुआ। वैसे ये कब हुआ था, ये 71वां वाला 1992 में हुआ था। और 92 संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में। इसके अंतर्गत कौन सी, BDMS, 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और बताइए, मैथिली के पश्चात एस से क्या हो जाएगा, संथाली। इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो अतः वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको तीनों अनुच्छेद या फिर संविधान संशोधन एक साथ मैंने बता दिया। किससे रिलेटेड है, भाषाई संबंधी संविधान संशोधन है। ठीक है, अब 21 के पश्चात हम लोगों ने 24 देख चुका है। 24 में क्या बोला गया था, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, शीर्षक है अनुच्छेद 368 का, उसमें परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971। अब इसके पश्चात देखिए जो 26वां संविधान संशोधन है, बहुत ही आईएमपी 2020 के पेपर में ये पूछ चुका है। 1971 में हुआ था ये 26वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत
जो देशी राज्यों के शासक को जो विशेष अधिकार दिए गए थे या फिर विशेष उपाधियां दी गई थी, उनका जो प्रीवी पर्स है उसको समाप्त कर दिया गया था। उसे 26वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से प्रीवी पर्स के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था या फिर समाप्त कर दिया गया था। फिर 27वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। ठीक, इसके पश्चात बहुत ही आईएमपी कौन सा 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन ये भी कब हुआ, 1973 में हुआ। इसके अंतर्गत जो लोकसभा की सीटें थी कितनी थी, 525 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, इसको 545 तक के कर दिया गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रतिनिधित्व था कितना, 25 को घटा करके कितना कर दिया गया, 20 कर दिया गया। ये हो जाते हैं क्या हमारे आज के प्रमुख संविधान संशोधन। कहाँ तक के देख लिए हम लोगों ने, 31 तक के देख चुके हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 संविधान संशोधन का, उसके अंतर्गत हम लोग 32 से लेकर के वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, वहां तक के प्रमुख संविधान संशोधनों का अध्ययन करेंगे। और मेरे उम्मीद ये होगी कि आप यहीं के यहीं प्रमुख संविधान संशोधनों को क्या कर सके, याद कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।